गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डॉक्टर फराद अल इस्लाम माई क्लिनिक से आज एक नए टॉपिक के साथ, जो कि फिर से एक हॉट बर्निंग टॉपिक है, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का टॉपिक हमारा जो प्रेजेंट सिनेरियो है फीवर्स का, उसके ताल्लुक से रहेगा। पिछले दिनों करीब 2 महीने से, जैसे मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि बहुत सारे फीवर्स, वायरल फीवर्स बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। उसी कंटिन्यूशन में एक वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहित करा गया कि जो फिलहाल 2 महीने से जो फीवर चल रहा है उसके ऊपर भी कुछ वीडियो बनाई जाए। तो आज का टॉपिक रहेगा वायरल फीवर्स का। कुछ पिछले 2 महीने से हम सब ने देखा कि हर घर के अंदर बुखार खांसी के लोग मरीज बढ़ गए हैं, और ये खांसी बुखार के जो मरीज हैं ये एक से दूसरे फैमिली मेंबर को ट्रांसफर हो रहे हैं सिम्टम्स, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, हत्ता कि हर मरीज, हर फैमिली मेंबर को ये इन्फेक्ट होकर के घर से ये वायरल फीवर बाहर निकलता है। तो कुल मिला के ये समझ में आया कि कुछ इस तरह का ये इन्फेक्टिव फीवर है जो पूरे फैमिली को अफेक्ट कर देता है, और हर फैमिली मेंबर के अलावा ये सारे कम्युनिटी के अंदर भी स्प्रेड हुआ। और उससे नुकसान ये हुआ कि दिल्ली के अप्रॉक्सीमेटली 70% फैमिलीज को, हाउस होल्ड्स को इसने अफेक्ट करा। फॉर लास्ट 1 वीक ये देखा गया है कि ये सिनेरियो कुछ इम्प्रूव हुआ है और जो केसेस हैं वो कुछ कम हुए हैं, लेकिन पिछले करीब 2-2.5 महीने के अंदर 70% दिल्ली के हाउस होल्ड्स को इसने अफेक्ट करा है। होता क्या है कि ये मौसम चेंज होने की वजह से, जब ये बारिशें शुरू हुई और बारिशें दिल्ली में इस बार बहुत ज़्यादा हुई, तो वायरसेस को, बैक्टीरिया को एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला पनपने के लिए, ग्रो करने के लिए, जिसकी वजह से ये स्प्रेड बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हुआ और दिल्ली के हर घर में ऑलमोस्ट हुआ। दिल्ली के बल्कि एनसीआर के हर घर में हुआ। कुल मिला के समझ में ही आया कि एक तरह का फ्लू था, वायरल फीवर था, और कई जगह से इसकी जो आइसोलेशन करी गई, जो इसको टेस्ट करके निकाला गया, तो वो H3N2 इसका वेरिएंट निकला। एक तरह का स्वाइन फ्लू था, और पिछले करीब 8-10 साल पहले दिल्ली में स्वाइन फ्लू का काफ़ी बड़ा प्रकोप हम लोगों ने देखा था, काफ़ी सारी जानें उसके अंदर गई थी, बट वो स्ट्रेन दूसरा था, वो H1N1 था। ये H3N2 वेरिएंट है। ये सीवियर नहीं है, लेकिन थैंकफुली ये हर घर में मिला, लेकिन ये सीवियर नहीं था थैंकफुली। इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि मरीज को खांसी, बुखार, रनिंग नोज, गले में दर्द या निगलने में दिक्कत होना, सिर में भारीपन या सिर में दर्द होना, और पूरे शरीर में दर्द होना। ये इसके 5 या 6 तरह के मुख्य सिम्टम्स मिलते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। एक चीज़ और नई देखने को मिली एक्सपीरियंस के तौर पे, कि यूजुअली हम समझते हैं कि बुखार 3 से 5 दिन में चला जाता है। ये वायरल बुखार जो है तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन तक में जा रहा है। जितनी भी जांचें कराई गई, जिन मरीजों को ये पकड़ा गया H3N2, उसमें हर मरीज के अंदर सारी जांचें ऑलमोस्ट नॉर्मल थी, सिवाय CRP के, या कुछ TLC काउंट्स में वेरिएशंस मिलते थे, या कहीं कहीं पे प्लेटलेट्स वेरिएशन भी मिले। लेकिन कुल मिला के मरीज को सिर्फ सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, और यूजुअली जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं वो नॉर्मल मिलती हैं। इसमें 1-2 चीज़ें का इजाफा कुछ मरीजों में देखने को ये मिला सिम्टम्स में, वो ये था कि किसी किसी को लूज मोशंस भी लगे, दस्त, और किसी किसी को उल्टियां भी साथ में होती थी। तो कुल मिला के इसमें ये देखने को पाया गया कि जो H3N2 का जो वायरल इन्फेक्शन था, इसके अंदर 5 या 6 तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स थे, और 2-3 तरह के रेस्पिरेटरी और 2-3 तरह के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स थे। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जैसे मैंने जिक्र करा, हेडेक, फीवर, माइल्जिया या पूरे बॉडी में एक होना, दर्द होना, बुखार होना तेजी के साथ, सिर में दर्द रहना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस, खांसी बलगम का ना ठीक होना जो कि 1-1 हफ्ते तक नहीं जा रहा, रनिंग नोज, बहुत सारे मरीज आके कह रहे हैं साहब जुकाम ठीक नहीं हो रहा, खांसी ठीक नहीं हो रही, और स्पेशली खांसी जो होती है वो रात को सोने के वक्त या लेटने के बाद ज्यादा होती है। उसकी 2 वजह समझ में आती है। एक तो पोस्ट नेजल ड्रिपलिंग हम लोग बोलते हैं, जब जुकाम ज़्यादा बढ़ जाता है तो
ऐसा होता है कि मरीज को जो है खांसी रात को होती है, जिसके से सुबह को जब मरीज उठता है तो उसको गला दुखा दुखा सा महसूस होता है और बुखार भी उसको महसूस होता है। बुखार के साथ साथ सर में दर्द भी होता है और कुछ पेशेंट्स के अंदर नौजिया, वॉमिटिंग और लूज मोशंस भी मिले। कोई ज्यादा चिंता की बात इसके नहीं है, इसमें सिर्फ हमको ध्यान इस बात का रखना है कि अपने आप से सेल्फ ट्रीटमेंट ना लें। बहुत सारे मरीज अजिथ्रोमाइसिन खाते हुए आते हैं कि हमने केमिस्ट से या अड़ोस पड़ोस से पूछ करके या पहले के तजुर्बे से हमने अजिथ्रोमाइसिन खा ली, या कुछ मरीज ऑगमेंटिन भी खाते हुए मिले और आते हैं कि साहब हम ऑगमेंटिन पहले से खा रहे हैं विदाउट एनी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। तो ये दोनों दवाइयों का इस्तेमाल इसमें ना करें, क्योंकि ये वायरल बीमारी है और वायरल बीमारी में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता। अलबत्ता जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा सकता हूँ वो ये कि आप एट द मोस्ट अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो क्रोसिन या पैरासिटामोल का इस्तेमाल अपने लेवल पे कर सकते हैं या लिवोसिट्रिजिन का इस्तेमाल अपने लेवल पे कर सकते हैं। इससे आगे कोई दवा अपने लेवल पे ना करें और मेडिकल हेल्प जरूर लें। इसमें होता यह है कि जब हम लोग ऑगमेंटिन या अजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे बेनिफिट तो ना मिले, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर गैस्ट्राइटिस, जो नौजिया वॉमिटिंग पहले से हो रहा होता है बिकॉज ऑफ वायरल फीवर, वो और बढ़ जाता है। किसी किसी को लूज मोशंस और पेट पे दर्द हो रहा होता है बिकॉज ऑफ वायरल फीवर, लेकिन ऑगमेंटिन लेने से या अजिथ्रोमाइसिन लेने से ये लूज मोशंस की शिकायत बढ़ जाती है। तो मरीज और कंडीशन खराब कर लेता है अपनी, अगर अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन एंटीबायोटिक्स के थ्रू वो करता है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि हम लोग एंटीबायोटिक्स से ज्यादा जो तवज्जो दें वो ये दें कि हम लोग अपने आप को हाइड्रेट करने की कोशिश रखें, पानी का इस्तेमाल बढ़ा के रखें ताकि हाइड्रेशन हमारी एडिक्वेट रहे, डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हमारे अंदर ना आए। क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होगा तो हमारे जो सिम्टम्स है वो वर्स हो जाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है, फीवरिश फीलिंग या फीवर का होना, थकान का होना, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बाज़ दफा डिसइलेक्ट्रोलाइटीमिया भी मिल जाता है, जिनको लूज मोशन ज्यादा हो रहे होते हैं, वॉमिटिंग ज्यादा हो रही होती है, तो मरीज और ज्यादा वीक फील करता है। तो अपने लेवल पे हाइड्रेशन का ध्यान जरूर रखें। कमिंग टू द पॉइंट कि इसका हम बचाव कैसे करें। बचाव के कई सारे तरीके हैं जो हम लोगों ने पिछले 4-5 साल पहले देखा कोविड के अंदर, वही बचाव इसके अंदर भी करना है कि डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। हालांकि बहुत पॉसिबल नहीं है, फिजिबल चीज नहीं है, लेकिन जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। अननेसेसरी पब्लिक जो रश की जगह है, जो क्राउडेड प्लेसेस है, वहां जाने से बचें, अननेसेसरी ना जाएं। मास्क का इस्तेमाल बढ़ा दें, मास्क हम लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हैंड हाइजीन का खास तौर पर ध्यान रखें। अगर हमें कहीं पे जाकर के क्राउडेड रश की जगह पे जाना भी पड़े तो कोशिश ये करें कि हम लोग जो अपने हाथ हैं उसको अपने फेस पे टच ना करें, नाक पे टच ना करें, फेस पे टच ना करें, मुंह के आसपास के हिस्से को टच ना करें, ताकि वायरस या बैक्टीरिया अगर कोई है तो वो बॉडी के अंदर ना चला जाए। इसके प्रिवेंशन के लिए कुछ वैक्सीन अवेलेबल हैं जो कि मेडिकल कंसल्टेशन के साथ ज़रूर ली जानी चाहिए। स्पेशली ओल्ड एज पीपल, 60 साल से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको ज़रूर वैक्सीनेट करा लेना चाहिए, क्योंकि अब आने वाला वक्त दिल्ली में ठंड का और पोल्यूशन का होगा, तो उससे पहले अपने आप को अलर्ट कर लें। कुछ वैक्सीन होती हैं जो साल में एक बार लगती हैं, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, कुछ निमोनिया की वैक्सीन होती हैं जो कि 10 साल में एक बार या लाइफ में एक बार लगती हैं, उसको ज़रूर अपने मेडिकल कंसल्टेशन के साथ लगवा लें। जो बच्चे हैं 18 साल से नीचे के बच्चे हैं वो ज़रूर लगवा लें। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की दिक्कत है, लिवर की दिक्कत है, किडनी की दिक्कत है, कोई भी तरह की लंबी बीमारी से अगर कोई जूझ रहा है, टीबी का काफ़ी ज़्यादा मरीज बढ़े हुए दिख रहे हैं इन दिनों, ऐसे मरीज अपने आप को ज़रूर वैक्सीनेट करा के रखें ताकि आइंदा आने वाली जो परेशानी है दिल्ली के अंदर ठंड और पोल्यूशन की, उससे जूझने में आसानी मिले। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि मेरे पास मरीज आके कहते हैं कि हमको मल्टीविटामिन लिख दें ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो जाए। तो मैंने पहले भी जिक्र करा अपनी कई सारी बातों में, आर्टिकल्स के अंदर, और आज फिर से एक बात को बता दूं कि इम्यूनिटी कोई 1 या 2 या 1 हफ्ते का खेल नहीं है, 1 या 2 दिन का खेल नहीं है कि आपने 1-2 पिल्स खाई और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो गई। इम्यूनिटी बूस्टिंग एक लंबा प्रोसेस है और ये मल्टीविटामिन सबसे आखिर में नंबर आता है इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। उससे पहले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा खाना पीना, अच्छा सोना, अच्छी डाइट लेना, हेल्दी डाइट लेना, जंक फूड से बचना, कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से बचना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो इसलिए कुछ मल्टीविटामिन के ऊपर जोर दे करके इम्यूनिटी बूस्ट कराने का मिथ अपने दिमाग से निकाल दे। और इम्यूनिटी बूस्टिंग मैंने पहले भी बताया कि 1 या 2 दिन का खेल नहीं है, ये लॉन्ग रन होता है।
तो मल्टीविटामिन्स का ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मेडिकल कंसल्टेशन के साथ, लेकिन इस पे ओवर एम्फसाइज ना करें। उम्मीद करता हूं कि कुछ बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।